नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सेखवाल आज फिर आपके सामने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सेखवाल पर फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 5 में मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो हो सकता है रिक्त शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं। तो इन प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 5 के अंतर्गत। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है शामपट का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन चर्चा करनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन कहानी कहना चाहिए या प्रश्न पूछना चाहिए, चौथा ऑप्शन। तो चार ऑप्शन है। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की यदि आप रुचि बनाए रख सकता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, शामपट पर प्रयोग करेगा तो हो सकता है कि वो शामपट पर लिखेगा, बच्चा हो सकता है उसमें रुचि या ले या ना ले। यदि वे कहानी कहता है तो कुछ समय तक तो बच्चा रुचि लेगा, लेकिन कुछ समय पश्चात हो सकता है कहानी की कल्पना में खो जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है यदि चर्चा करता है किसी चीज को लेकर, हो सकता है सारे विद्यार्थी उसमें भागीदारी हो या ना हो, हिस्सा ले या न ले। यदि वह प्रश्न पूछता रहता है तो सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं, सजग रहते हैं, जिससे क्या होता है विद्यार्थियों की वो जो टीचर जो प्रकरण पढ़ा रहा है उसमें भी क्या है रुचि रहती है। तो यहाँ चौथा जो ऑप्शन है डी, ये क्या है, सही है। तो आंसर यहाँ होगा डी। पहले प्रश्न का आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 2, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क जो बच्चे हैं उनके सीखने में अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है, जिसमें पहला ऑप्शन है क्या निषेधात्मक हो सकती है, दूसरा ऑप्शन अग्र सक्रिय हो सकती है, तीसरा ऑप्शन संवेदनात्मक हो सकती है, चौथा ऑप्शन उदासीन हो सकती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मानक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रतियोगी परीक्षा में पहले भी। तो अल्पवयस्क जो बच्चे हैं उनको यदि सिखाना है तो अभिभावकों की जो भूमिका क्या नकारात्मक हो सकती है क्या निषेधात्मक, तो ये आंसर तो नहीं होगा। अग्र सक्रियता क्या कहती है कि अभिभावक अत्यधिक क्या हो सक्रियशील रहेंगे तो हो सकता है बच्चा रुचि ले, तो आंसर जो होगा बी। क्योंकि संवेदनात्मक हो सकती नहीं है, क्योंकि संवेदनाओं का जरूरी नहीं है कि अभिभावक की संवेदनाओं से बच्चों की संवेदनाओं का तालमेल हो। यदि अभिभावक उदासीन है तो भी उसका कोई औचित्य नहीं। तो अगर सक्रियता जो रहती है वो क्या रहती है, महत्वपूर्ण। जो आंसर है दूसरे का बी आंसर क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया। सीधी सी बात है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कब दिया, 1910 में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1816 में, तीसरा ऑप्शन 1904 में और चौथा ऑप्शन 1913 में। तो सीधी सी बात है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को देने वाला जो व्यक्ति था वो थॉर्नडाइक था, ईएल थॉर्नडाइक, जो कि मूल थे अमेरिका का रहने वाला था। अब 1910 में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, 1861 में भी नहीं हुआ, 1904 में पावलो का सिद्धांत हुआ था, तो 1913 में ये थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत दिया गया। तो डी आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। तीसरे का आंसर क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चर्चा कर रहे हैं कि विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि कौन सी है, जो विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का क्या करती है, विकास करती है। 4 ऑप्शन है इसमें, समस्या का समाधान करना, प्रयोजन विधि, अभिव्यक्ति विधि और व्याख्या विधि। तो सीधी सी बात है कि विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का जो विकास करने वाली समस्या समाधान विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास नहीं कर पाती, क्योंकि वो तो बच्चों को समस्या दे दी जाती है और उसका समाधान करना सिखाया जाता है।
अभिव्यक्ति विधि में केवल वो व्याख्यान करता है और व्याख्या विधि में चीज को समझाने का प्रयास करता है। प्रयोजन विधि में क्या होता है कि योजनाबद्ध तरीके से वे अपनी समस्या का समाधान करता है और हो सकता है कि दो व्यक्तियों के बीच में एक समस्या दे दी जाए और उनको किसी ना किसी योजना जो निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाती है और उद्देश्यों का पहुंचना ही सामाजिकता से संबंध रहता है। तो यहाँ विद्यार्थी में सामाजिकता के गुणों का जो विकास करती है वो है परियोजना विधि। तो आंसर होगा बी, परियोजना विधि। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कृत्य यानी कार्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है? जुआ खेलना, दिवा सपन देखना, कक्षा में नींद लेना या गृह कार्य नहीं करना। तो बच्चे का ऐसा कौन सा कार्य है जो औपचारिक यानी कि अपराध की श्रेणी में आता है? तो सीधी सी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और लेकिन कई बार इसकी प्रकृति बड़ी पेचीदी हो जाती है जिसके कारण अधिकतर आंसर क्या दे देते, गृह कार्य नहीं करना। तो आंसर जो होगा वो होगा जुआ खेलना, जो अपराधी प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। दिवा सपन, दिन में सपने देखना नहीं होगा, कक्षा में नींद लेना कोई अपराध नहीं, गृह कार्य नहीं करना ये भी कोई अपराध की श्रेणी में नहीं है। तो आंसर जो होगा वो है जुआ खेलना। तो पहला ऑप्शन ए, जुआ खेलना। क्वेश्चन नंबर 6, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटि की ओर संकेत करती है, यानी कि विद्यार्थियों की त्रुटि की ओर या गलती की ओर संकेत करती है। वे कैसे सीखता है? पहला ऑप्शन यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन सीखने की अनुपस्थिति, तीसरा ऑप्शन विद्यार्थी में सामाजिक आर्थिक स्तर, चौथा ऑप्शन। तो प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटि की ओर जो संकेत करती है यानी कि विद्यार्थी गलती कैसे करता है, तो गलती का यदि संकेत है वे कैसे सीखता, तो हो ही नहीं सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। यांत्रिक अभ्यास, रटन पद्धति भी नहीं हो सकता, रट लेगा तो निश्चित है वो गलती नहीं करेगा। सीखने में जब वो उपस्थिति ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा, गलती करेगा। आपने कोई चीज़ सीखी नहीं और आपसे पूछा जाए चलो अमुक काम आप कीजिए, जो आपने सीखा नहीं तो उस काम को कैसे करोगे? तो सीखने की अनुपस्थिति आंसर क्या होगा, सही सी। और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का इससे कोई लेना देना नहीं। यदि कोई विद्यार्थी का स्तर कमजोर है तो वो क्या ज़्यादा गलतियाँ करेगा क्या? तो सामाजिक स्तर का कोई औचित्य नहीं। तो आंसर जो होगा वो होगा सी, सीखने की अनुपस्थिति। कौन सा होगा? सीखने की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान अध्ययन है व्यवहार का, दूसरा ऑप्शन व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन, तीसरा ऑप्शन आत्मा का अध्ययन, चौथा ऑप्शन आदतों का अध्ययन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनोविज्ञान अध्ययन है। यहाँ पर कई बार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं चारों में से केवल बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, ना कि मनोविज्ञान। यदि क्वेश्चन पूछा जाता कि मनोविज्ञान को वर्तमान में कहते हैं तो व्यवहार का अध्ययन करने वाला कहते हैं। बाकी मनोविज्ञान अध्ययन कैसे करता है? व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। साइकोलॉजी का अर्थ आत्मा होता है और आदत का कोई संबंध नहीं। तो यहाँ 7 जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी ऑप्शन क्या माना गया? सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। नंबर 1 विद्यार्थी है, दूसरा ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन सी शिक्षक है और चौथा है सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व की यदि बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के कारण शिक्षार्थी को केंद्र बिंदु माना गया, ये भी मुख्य तत्व है। सीखने की प्रक्रिया को भी मुख्य तत्व माना गया और शिक्षक को भी क्या माना गया? मुख्य तत्व। क्योंकि इन तीनों का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान से। तो इसका यहाँ जो आंसर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर डी सभी क्या होगा? सही होगा। ये आंसर क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर
9 निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, स्किनर, वाटसन, हल। तो सीधी सी बात है, जॉन डीवी दार्शनिक है, तो स्किनर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक, वाटसन मनोवैज्ञानिक, हल भी क्या है? मनोवैज्ञानिक। तो स्किनर की, इसका मतलब जॉन डीवी जो है वो क्या है? एक दार्शनिक है, ना कि मनोवैज्ञानिक। तो आंसर ए यहाँ क्या है? सही होगा। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है कि उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। शिक्षण का उद्देश्यों के आधार पर कौन सा प्रकार नहीं है? चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, तीसरा ज्ञानात्मक उद्देश्य, चौथा क्रियात्मक उद्देश्य। जब हम उद्देश्य की बात करें, क्योंकि आपके रिट के अंदर जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र जो शब्द दिया है, तो सीधी सी बात है, शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वो ज्ञानात्मक होते हैं, भावात्मक होते हैं और क्रियात्मक होते हैं। इसका मतलब कभी आपने चिंतन उद्देश्य माना क्या? तो चिंतन उद्देश्य होता नहीं। तो शिक्षण के 3 ही क्या माने गए? उद्देश्य। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ए जो ऑप्शन है यहाँ, ये आंसर क्या माना गया? सही माना गया। ये उद्देश्य नहीं होगा। इसका आंसर क्या है? ए। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा कि सीखने का मतलब ही क्या है? ज्ञान का निर्माण करना है। पहला ऑप्शन है स्किनर ने कहा ये बात, दूसरा जीन पियाजे ने कहा, तीसरा थॉर्नडाइक ने कहा और चौथा डी लेव वाइकोत्स्की। तो सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना, जो वाइकोत्स्की का ने जो सिद्धांत दिया, उसमें इस तथ्य को उजागर किया था कि अधिगम की प्रक्रिया का मतलब ही क्या है? ज्ञान को संगठित करना या ज्ञान का क्या करना? निर्माण करना। तो यहाँ आंसर जो होगा वो होगा डी आंसर। बिल्कुल क्या माना गया? सही माना गया। तो आज हमने मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 5 में मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा की। संभवतया मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें? शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिख सकते हो। यदि कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मेरे YouTube चैनल भाग्योदय अनिल सिकवाल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। पास में ही उसके एक बेल आइकन है, घंटी है, जिसको दबाइए ताकि आगामी जो मैं वीडियो आप तक पहुंचाऊं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक आ सके, ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि नया वीडियो आपके सामने अपलोड हो चुका है। तो शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए आप गहनता के साथ अध्ययन कीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।